हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो हमारी एमए पॉलिटिकल साइंस वाली सीरीज चल रही है महासाकुबरी यूनिवर्सिटी से संबंधित, उसमें हम कौन से दार्शनिक को कवर कर रहे हैं, वो है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु का हमने कल देखा था राज्य का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। आज हम देखेंगे इनका दास्ता का सिद्धांत। ठीक है, मैंने टॉपिक लिखे हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखे हैं। यहाँ हम इस सिद्धांत में हम देखेंगे कि इस सबसे पहले हम देखेंगे सिद्धांत का स्रोत क्या है, उसके बाद देखेंगे दास कौन है, किसे उन्होंने दास माना था, फिर देखेंगे इसके पक्ष में अरस्तु ने क्या क्या तर्क दिए थे, दास्ता के प्रकार उन्होंने कितने बताए थे, सुधार के उपाय क्या थे इसके, और आलोचना क्या है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्रोत। तो स्रोत इसका क्या है, वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हमें पता है किसकी पुस्तक है, अरस्तु की पुस्तक है। तो पॉलिटिक्स इसका स्रोत है। पॉलिटिक्स में ही इन्होंने बताया था अपने दास्ता के सिद्धांत के बारे में, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब पॉलिटिक्स में ही बताए थे। उसके बाद देखते हैं कि दास कौन है, इन्होंने किन व्यक्तियों को दास माना था। अरस्तु का मानना था कि देखिए, जो व्यक्ति का गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन के लिए उसे दो प्रकार के उपकरणों की जरूरत होती है। और ये उपकरण कैसे होंगे, एक तो होगा सजीव, दूसरे होंगे निर्जीव। सजीव उपकरणों में उन्होंने पशु, घोड़ा, कुत्ता, इस तरह के जो चीजें हैं इन्हें शामिल, इस तरह के जो पशु हैं, जानवर हैं, इन्हें शामिल किया गया था। प्लस इनके साथ में दासों को शामिल किया गया था। ठीक है, कि गृहस्थ जीवन के जो उपकरण है, उन उपकरणों में जो सजीव उपकरण है, सजीव उपकरण कौन होंगे, पशु, दास, घोड़ा या कुत्ता, ये सब कौन से होंगे, ये सब सजीव उपकरण होंगे। और जो निर्जीव उपकरण होंगे, निर्जीव उपकरण होते हैं भूमि, मकान, हथियार, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं निर्जीव उपकरण। ठीक, उसके बाद जो अरस्तु है, अरस्तु ने बताया कि दास कौन है। इसकी उन्होंने परिभाषा दी कि देखिए, जो प्राणी मनुष्य है लेकिन वह प्रकृति से अपना नहीं है, प्रकृति से वह किसी और का है, वह क्या है, वह दास है। ठीक है, दास कौन है, दास वे व्यक्ति हैं, वे प्राणी हैं, वे व्यक्ति हैं जो कि मनुष्य तो हैं। ठीक है, शारीरिक हिसाब से तो मनुष्य हैं, लेकिन उन पर अपना खुद का अधिकार नहीं है। अधिकार उन पर किसका है, उनके शरीर पर किसका अधिकार है, अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति का है। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं प्रकृति में, जो ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, वो व्यक्ति दास कहलाते हैं। ये दास क्यों है, क्योंकि वो उनकी जो प्रकृति है, ठीक है, दासों की जो प्रकृति है वो क्या है कि ये एक संपत्ति है। ठीक है, प्रकृति से किसी दूसरे की संपत्ति है, इन पर अपना अधिकार नहीं है, बल्कि किसी दूसरे की संपत्ति है। और इसीलिए ही ये क्या है, इसीलिए ये दास है इन पर। क्योंकि संपत्ति पर क्या होता है, संपत्ति पर स्वामी का नियंत्रण होता है। भाई, कोई जमीन है, कोई भूमि है, भूमि पर नियंत्रण किसका होगा, भूमि पर उसका जो मालिक है उसके मालिक का नियंत्रण होगा। भूमि पर अपना तो कोई नियंत्रण नहीं है ना, मालिक का नियंत्रण है। उसी तरीके से इन्होंने कहा था कि जो दास है, दास पर भी अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, बल्कि उसके स्वामी का नियंत्रण होता है और इसीलिए वो प्रकृति से क्या है, इसलिए वो प्रकृति से संपत्ति है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि देखिए, जो दास है वो सजीव संपत्ति है, लेकिन सजीव संपत्ति में वो पशुओं से बेहतर हैं। क्यों बेहतर है पशुओं से, क्योंकि उनमें अपने जो स्वामी है, अपने स्वामी का जो विवेक है, उस विवेक को समझने की क्षमता होती है। और इसीलिए उसने कहा था कि जो स्वामी है, स्वामी दास के साथ सौम्य व्यवहार करे। ठीक है, उसके साथ में खराब व्यवहार ना करे, सौम्य व्यवहार करे। ये पशुओं से बेहतर क्यों है, क्योंकि जो पशु है, पशु तो कार्य कैसे करते हैं, अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार, लेकिन जो दास है, दास स्वामी की इच्छा अनुसार कार्य करता है। देखिए, उन्होंने कहा था कि दास कौन है, दास वही है जो प्राणी मनुष्य है। ठीक है, सारी शरीर उसका मनुष्य है, लेकिन उसके ऊपर जो नियंत्रण है, नियंत्रण उसके स्वामी का है, वह किसी की संपत्ति है, और किसी की संपत्ति होने के कारण ही वह क्या है, दास है। ठीक है, उस पर उसके स्वामी का नियंत्रण है। दास को उन्होंने सजीव संपत्ति माना था, लेकिन सजीव में भी उन्होंने कहा था कि ये पशुओं से बेहतर है। और पशुओं से बेहतर यह क्यों है, क्योंकि जो पशु है, पशु तो केवल अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। जो स्वामी है, स्वामी अगर घोड़े को कार्य देगा, घोड़े को कार्य कैसा देगा, जिससे कि दौड़ भाग वाला कार्य देगा घोड़े को। गधे को स्वामी कैसा कार्य देगा, सामान ढोने वाला कार्य देगा। क्यों, क्योंकि प्रवृत्ति उनकी वही है। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य से स्वामी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकता है। और क्योंकि जो मनुष्य है, जो दास है, दास में अपने स्वामी की इच्छा को समझने की प्रवृत्ति होती है, वो अपने स्वामी की इच्छा को समझता है, इसलिए वह पशुओं से बेहतर है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो स्वामी है, स्वामी को दास के साथ हमेशा सौम्य व्यवहार करना चाहिए, नरम व्यवहार रखना
करना चाहिए, उनके साथ में खराब या गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये तो हमने बता दिया कि दास कौन है, अरस्तु ने किन्हें दास बताया। अब देखते हैं दासता के पक्ष में अरस्तु के तर्क। सबसे पहला तर्क क्या है, दासता स्वाभाविक है। अरस्तु का मानना था, अरस्तु का इसमें मानना था कि देखिए जो प्रकृति है, प्रकृति कुछ मनुष्यों को तो शासक बनाती है और कुछ मनुष्यों को शासित बनाती है। जो शासक वर्ग के मनुष्य होंगे उन मनुष्यों को जो प्रकृति है तेज बुद्धि देती है, धनी व घर में पैदा करती है। जो शारीरिक संगठन है उनका वो सरल और सीधा होता है। इस तरह के गुण प्रकृति किसे देगी, शासक को देगी। जो शासित है, शासित को कम बुद्धि देती है प्रकृति। जो उसका शारीरिक गठन है वो मजबूत होता है और वो गरीब घर में पैदा होते हैं। इसके साथ वो अशिक्षित होते हैं, ये शिक्षित होते हैं। और साथ में प्रकृति इन्हें विवेक भी देती है। दूसरे जो शासित हैं ये दूसरे के विवेक को समझने वाले होते हैं। इस आधार पर उन्होंने कहा था कि देखिए दासता स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमारी प्रकृति है, हमारी प्रकृति कुछ लोगों के साथ में भेदभाव करती है। प्रकृति कैसे भेदभाव करती है, कुछ व्यक्तियों को तो वो शासक पैदा करती है, कुछ को शासित बनाती है। कैसे बनाती है, जो शासक वर्ग होगा कि शासक वर्ग को प्रकृति तेज बुद्धि देती है, दूसरा उन्हें धनी घर में पैदा करती है, तीसरा उनका जो शारीरिक गठन होगा वो सरल होंगे, सीधे होंगे, वो शिक्षित होंगे, उनमें विवेक भी होगा। ठीक है, विवेक सबसे महत्वपूर्ण गुण माना था उन्होंने कि शासक के अंदर ये सारे गुण होंगे। लेकिन जो शासित वर्ग होगा, शासित वर्ग कैसा होगा, प्रकृति उनको कम बुद्धि देती है, मजबूत उनका शरीर होता है। ठीक है, गरीब घर में वो पैदा होते हैं, अशिक्षित होते हैं। और दूसरा वो जो शासक वर्ग है, जो दूसरे व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के विवेक को समझने वाले होते हैं, शारीरिक परिश्रम ज्यादा करने वाले होते हैं, अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले होते हैं और दूसरों के विवेक को समझने वाले होते हैं। और फिर जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति का नियम क्या है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो निम्न पर शासन करता है। ठीक है, श्रेष्ठ निम्न पर शासन करेगा, ये हमारी प्रकृति का ही नियम है। और इसी नियम के कारण, क्योंकि शासक श्रेष्ठ है और जो शासित है वो निम्न है, तो श्रेष्ठ का जो निम्न है, निम्न पर शासन होता है। और इसीलिए जो दासता है, दासता स्वाभाविक है। ठीक है, ये उन्होंने क्लियर किया है, इसीलिए दासता स्वाभाविक है। एक तो हो गया ये तर्क उनका दासता के पक्ष में। दूसरा, ये स्वामी और समाज दोनों के लिए लाभदायक है। इसमें जो इसे हम समझने से पहले इसमें एक टर्म आएगी अवकाश। अवकाश को समझ लेते हैं हम। अवकाश क्या है, अवकाश क्या है, अवकाश ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से मनुष्य में सद्गुणों का विकास होता है। यहाँ अवकाश का मतलब छुट्टी से नहीं बताया है उसने। इसमें शासन करना, सार्वजनिक सेवा करना, धार्मिक कार्यों में भागीदारी आदि शामिल हैं। अब जो ये कार्य है इन्हें करने के लिए व्यक्ति के पास समय होना आवश्यक है। और ये समय क्या है, ये समय ही अवकाश है। अब देखिए उन्होंने कहा था कि जो दासता है, दासता स्वामी और समाज दोनों के लिए लाभदायक है। पहले हम इसमें समझ लेते हैं अवकाश। अवकाश क्या होता है, अवकाश ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे कार्यों को अवकाश कहा जाता है जिन्हें करने से मनुष्य के अंदर सद्गुणों का विकास होता है, अच्छे गुणों का विकास होता है। ऐसे कार्य अवकाश कार्य कहलाएंगे। इनमें शासन करना शामिल है, सार्वजनिक सेवा करना शामिल है, या धार्मिक कार्यों में भागीदारी शामिल है। ठीक है, अब इन कार्यों को करने के लिए व्यक्ति के पास समय होना आवश्यक है। अगर व्यक्ति अपने घर के कार्यों में ही लगा रहेगा तो फिर जो ये कार्य हैं, इन कार्यों को कब करेगा, इन कार्यों को करने का उसे कब समय मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि इन कार्यों को करने के लिए समय आवश्यक है। और जो ये समय चाहिए, ये समय ही क्या है, ये समय ही अवकाश है। अब हम देख लेते हैं कि दासता दोनों के लिए कैसे आवश्यक है। अवकाश आपको समझ में आ गया, अब ये भी आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो उनका कहना था कि जो स्वामी है, स्वामी का कार्य क्या है, राजनीतिक कार्यों में भागीदारी, जिससे कि वो अपना नैतिक उत्थान कर सके। अब इन कार्य करने के लिए स्वामी को क्या चाहिए होगा, इन कार्यों को करने के लिए स्वामी को अवकाश चाहिए होगा। अब जो ये अवकाश है, अवकाश कब मिलेगा, जब स्वामी के जो घर के कार्य हैं, गृह कार्य, उन्हें उनका दास करे। अब देखिए जब अवकाश के समय जो दास है, दास घर के कार्य कर रहा है, और जो ये स्वामी है, स्वामी राजनीतिक कार्यों में भागीदारी कर रहा है। राजनीतिक कार्यों में भागीदारी करेगा तो इससे क्या होगा, इससे जो समाज है, समाज का कल्याण होगा। ठीक है, और इसीलिए जो दासता है, दासता दोनों के लिए क्या है, लाभदायक है। इसमें उनका कहना था कि देखिए जो दासता है, दासता स्वामी और समाज दोनों के लिए लाभदायक है। क्योंकि जो स्वामी है, स्वामी को अपने नैतिक उत्थान के लिए राजनीतिक कार्यों में भागीदारी करनी पड़ती है। ठीक है, और जब वो
राजनीतिक कार्यों में भागीदारी करने के लिए उसे किस चीज की जरूरत होती है? उसे अवकाश की जरूरत होती है, उसे समय की जरूरत होगी। समय होगा तभी तो राजनीतिक कार्यों में भागीदारी कर पाएगा, समय होगा तभी तो अपना नैतिक उत्थान कर पाएगा। और अवकाश उसे कम मिलेगा अगर वो अपने घर के कार्यों में ही अटका रहेगा तो उसे समय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इन कार्यों को करने के लिए दास होना जरूरी है। घर के कार्य करने के लिए दास जरूर चाहिए। तो और इसी से क्या होगा कि जब जो स्वामी है, स्वामी राजनीतिक कार्यों में भागीदारी करेगा तो वो समाज कल्याण के लिए कार्य करेगा। इसलिए जो दासता है, दासता समाज के कल्याण के लिए भी जरूरी है और व्यक्ति के कल्याण के लिए भी जरूरी है। ठीक है, स्वामी के लिए भी जरूरी है और समाज दोनों के लिए, दोनों के कल्याण के लिए दासता जरूरी है। 2 तर्क हो गए, थर्ड देखते हैं। तीसरा था दास के लिए लाभदायक। देखिए दास के बारे में उसका क्या कहना था कि जो दास है उसमें तो पहले से ही बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि वाला है, वो नैतिक गुण उसके अंदर नहीं है। लेकिन यदि जो दास है, दास किसी अपने स्वामी के अंतर्गत कार्य करेगा, ठीक है, अपने स्वामी के अंडर में रहेगा, तो वो स्वामी से कुछ गुण सीखेगा और उन गुणों को सीखने के बाद उन्हें वो अपनाने का प्रयास करेगा। और इसीलिए क्या है, इसीलिए दासता दास के लिए भी लाभदायक है। ठीक है, कि जो दासता है दास के लिए लाभदायक कैसे है कि जो एक व्यक्ति दास है, वो व्यक्ति दास क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बुद्धि कम है, उसे चीजों की जानकारी कम है। लेकिन जब कोई दास किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहता है, अपने स्वामी के संपर्क में रहता है, तो वो अपने स्वामी को देखता है कि मेरा स्वामी जो है वो क्या क्या कार्य कर रहा है। और वो जब अपने स्वामी द्वारा की जा रही क्रियाओं को देखता है, तो उसके बाद जो ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो जब किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छे काम करते हुए देखते हैं, तो उनके भी मन में ये इच्छा होती है कि मैं भी इसकी तरह से काम करना शुरू करूं। ठीक है, तो इसी तरीके से दासों के मन में भी ये स्थिति उत्पन्न होती है कि जो मेरा स्वामी है वो अपने स्वामी का अनुसरण करने की कोशिश करता है और इससे उसमें कुछ अच्छे गुणों का विकास होता है। और इसीलिए जो दासता है, दासता दास के लिए भी लाभदायक होती है। फिर फोर्थ उसने कहा था कि जो दास है, दास लोगों की जो शारीरिक बनावट होती है, मैंने आपको ये बता भी दिया, दास लोगों की जो शारीरिक बनावट होती है वो अन्य से भिन्न होती है। कैसे होती है? जो शासक वर्ग होगा उनका तो जो सारे शरीर होगा वो शरीर सरल और सीधा होगा। ठीक है, ये लगेगा उन्हें देखकर कि ये बहुत भले इंसान है। लेकिन जो शासित होंगे उनका जो शरीर होगा वो मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा। इस आधार पर भी उन्होंने कहा है कि दास जो है वो शारीरिक बनावट के आधार पर भी पता चलता है कि ये व्यक्ति दास है, ये व्यक्ति शासक नहीं है। तो ये थे दासता के जो उन्होंने पक्ष में तर्क दिए हैं अरस्तु ने। दासता के पक्ष में हमने तर्क देख लिए। अब देख लेते हैं दासता के प्रकार। 2 प्रकार बताए हैं अरस्तु ने दासता के। एक तो होगा प्राकृतिक, ये होते हैं जन्म से ही दास। और ऐसे कौन लोग होंगे? जो मंदबुद्धि होते हैं, अकुशल होते हैं, अयोग्य लोग होते हैं। इनके बारे में उनका कहना था कि इन्हें प्रकृति ही दास बनाती है, तो क्या किया जाए इनके साथ जब प्रकृति इन्हें दास बना रही है। दूसरे हैं वैधानिक दास, जो युद्धबंदी है। ठीक है, युद्धबंदियों को उन्होंने वैधानिक दास माना है। लेकिन उनका कहना था कि जो यूनानी जाति है, यूनानी लोगों को किसी भी सूरत में दास नहीं बनाया जा सकता। अगर यूनान के लोग किसी युद्ध में हार भी गए हैं तो भी उनको दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जनजाति है, सर्वश्रेष्ठ जाति है। तो ये हो गए दास के प्रकार की। प्राकृतिक कौन है? प्राकृतिक जन्म से ही हैं, जो मंदबुद्धि लोग हैं, अकुशल लोग हैं, अयोग्य लोग हैं। इन्हें प्रकृति ने ही दास बनाया है। तो बताइए इनके साथ क्या किया जाए जब प्रकृति ही इन्हें दास बना रही है। ठीक है, और दूसरे हैं कौन से? वैधानिक दास है, जो युद्धबंदी होते हैं। युद्धबंदी लोगों को भी दास बनाया जा सकता है, लेकिन युद्धबंदियों में जो यूनान की युद्धबंदी है, यूनान की युद्धबंदियों को किसी भी सूरत में दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ जाति है। ठीक है, तो ये हो गए कौन से? दासता के प्रकार। अब देखिए सुधार के कुछ उन्होंने उपाय बताए थे कि दासता में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, वो देख लेते हैं। सुधार के उपायों में उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो स्वामी है उसका ये कर्तव्य है कि जो दास है, दास की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। सेकंड, स्वामी जब उसकी मृत्यु हो, अपनी मृत्यु के समय अपने दासों को स्वतंत्र कर दे। थर्ड है कार्य क्षमता अनुसार कार्य। फोर्थ है यूनानी लोग दास नहीं, अभी हमने देखा है। फिफ्थ है सीमित संख्या। सिक्स है वंशानुगत दास नहीं। अमानवीय व्यवहार नहीं, अगर दास अच्छा कार्य करे तो स्वामी उसे मुक्त कर दे। ठीक है, ये थे सुधार के उपाय। एक एक करके देख लेते हैं कि देखिए उन्होंने कहा था कि जो स्वामी है
किसी भी दास का जो स्वामी है, उस स्वामी का ये कर्तव्य है कि वो जो उसका दास है, उस दास की सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। रोटी कपड़ा जो भी उसे चाहिए होगा, उस सभी आवश्यकताओं की स्वामी पूर्ति करेगा। दूसरा, जब किसी स्वामी की मृत्यु होने वाली होगी तो उसके जो दास हैं, अपने दासों को वो अपनी मृत्यु से पहले ही स्वतंत्र कर देगा। दूसरा, उनसे कार्य क्षमता अनुसार कार्य लेगा, कि इतना कार्य लेगा जितना कि वो कर सके। ऐसा नहीं है कि उन्हें गधों की तरह पेला जा रहा है, गधों की तरह काम लिया जा रहा है, उनसे कोई दिन रात नहीं देखी जा रही है, बल्कि उनसे सिर्फ इतना ही कार्य लिया जाए जितना कि वो अपनी अक्षमता के अनुसार कर सके। फिर यूनानी लोगों को दास नहीं बनाया जाना चाहिए, मैंने बता दिया आपको क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। फिर है कि दासों की संख्या सीमित रखनी चाहिए, असीमित संख्या में व्यक्ति को अपने पास दास नहीं रखना चाहिए, दासों की संख्या सीमित ही होनी चाहिए। उसके बाद दास के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान है, उसे भी चीजें बुरी लगती है, उनके साथ में कोई ऐसा अमानवीय व्यवहार ना करे। फिर उनका कहना था कि एक सुधार का उपाय ये भी हो सकता है कि अगर कोई दास अच्छा कार्य करे, अपना जो स्वामी है अपने स्वामी के लिए बहुत बेहतर कार्य करे, तो उसको जो स्वामी है, स्वामी का ये कर्तव्य बनता है कि वो उस दास को छोड़ दे, उस दास को मुक्त कर दे। ये है सुधार के उपाय। अब अंत में देख लेते हैं आलोचना। आलोचना इसकी सबसे पहले क्या है, अप्राकृतिक। देखिए, उनका कहना था कि जो मानव है, मानव शरीर में हम मानते हैं कि मानव शरीर में बनावट के आधार पर या प्राकृतिक रूप से भिन्नता होती है, लेकिन ये भिन्नता जो होगी, ये भिन्नता दास बनने के लिए नहीं होती। सेकंड, इसमें है विरोधाभास, कि एक और तो इन्होंने दास को विवेक सुनने का है, दूसरा अपने स्वामी के विवेक को समझने के बारे में भी कहा है कि ये अपने स्वामी का विवेक समझ लेते हैं। थर्ड है अवैज्ञानिक। फोर्थ है नैतिकता के विरुद्ध। फिफ्थ है सभी को समुचित अवकाश। सिक्स है सामाजिक एकता हेतु घातक। तो देखिए, आलोचनाओं में सबसे एक एक करके देख लेते हैं हम। सबसे पहली आलोचना क्या है कि ये अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक का मतलब क्या है कि देखिए, ये हम भी मानते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को एक समान नहीं बनाया है। सभी किसी न किसी तरीके से सभी मनुष्यों को प्रकृति ने क्या बनाया है, भिन्न बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति ने उन्हें भिन्न दास बनने के लिए बनाया है। वो कुछ और भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दास ही बनेंगे, उनसे कुछ और काम भी लिए जा सकते हैं। दास थोड़ा ही ना बनने के लिए प्रकृति ने लोगों को विभिन्न बनाया है। दूसरा, विरोधाभास। विरोधाभास में उनका कहना कि एक और तो जो अरस्तु है वो ये कह रहे हैं कि जो दास है उनका विवेक शून्य होता है, उन्हें कुछ नहीं पता होता, बिल्कुल मंदबुद्धि होते हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि उनमें अपने शासक जो है, अपने शासक को समझने की योग्यता होती है, वो अपने शासक के विवेक को समझते हैं। तो यहाँ पे इनका जो ये सिद्धांत है, इसमें विरोधाभास दिखाई दे रहा है। थर्ड, अवैज्ञानिक। अवैज्ञानिक उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति में कम बुद्धि है, लेकिन उसे परिस्थितियां अच्छी दी जाए, उसे शिक्षा अच्छी दी जाए, बेहतर शिक्षा का माहौल दिया जाए, उसे घर परिवार का माहौल सही दिया जाए, तो इससे क्या होगा, उससे व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। लेकिन आपने तो यहाँ उन्हें बिल्कुल ही निकृष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। तो ये अवैज्ञानिक है। नैतिकता के विरुद्ध है कि किसी भी व्यक्ति को आप नैतिक रूप से ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति दास बनेगा। क्यों भाई व्यक्ति दास बनेंगे? जो मानव है, मानव के बारे में तो ये कहा जाता है कि सभी मनुष्य समान है, सभी मनुष्य एक जैसे हैं। तो ये क्या है, ये नैतिकता के विरुद्ध है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से आप उसकी जो स्वतंत्रता है, आप उसके जो अधिकार हैं, जीवन जीने का जो अधिकार है, अपने ऊपर जो नियंत्रण है, उस नियंत्रण को नहीं छीन सकते हो। ठीक है, इसलिए ये क्या है, नैतिकता के विरुद्ध है। सभी को समुचित अवकाश। भाई अवकाश के शासक वर्ग को क्यों जरूरत है? अवकाश वर्ग की जो आवश्यकता है वो दास को भी तो हो सकती है। अवकाश की जो आवश्यकता है वो जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें भी तो होती है अवकाश की आवश्यकता। हो सकता है कि उन लोगों को अगर अवकाश मिले तो वो शासक वर्ग से ज्यादा बेहतर काम कर पाए। तो एक ये भी उनकी आलोचना है। फिर सामाजिक एकता हेतु घातक, कि समाज में इससे क्या होगा, घातक तो होगा ही। ये समाज में दो वर्ग बन जाएंगे, एक शासक वर्ग, एक शासित वर्ग, फिर वही वर्ग संघर्ष वाला इतिहास। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, इसलिए ये सामाजिक एकता के लिए भी घातक होता है। तो देखिए, इस तरीके से जो अरस्तु है, अरस्तु का दासता का सिद्धांत हमने देखा है। हालांकि ये सिद्धांत मानवीय नहीं कहा जा सकता, सिद्धांत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस समय की जो अरस्तु के समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के हिसाब से
उन्होंने अपने नगर राज्य को मजबूत बनाने की जो दृष्टि है, मजबूत बनाने की दृष्टि की वजह से दास्ता का समर्थन किया था और अपने युग से प्रभावित होकर इस प्रथा का उन्होंने पक्ष लिया था। तो यहीं पे आज जो अरस्तू का सिद्धांत है, अरस्तू का दास्ता का सिद्धांत हम कल समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे इनका नागरिकता का सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।